नमस्कार दोस्तों, चलिए आज साइंस के एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर को खोलते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये हमारी पूरी दुनिया को समझने का एक नया नजरिया देगा। तो चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। जरा अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए और सोचिए आपके आसपास और हाँ आपके अंदर भी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कार्बन से बनी हैं। सोचो सोचो। सोचा कुछ? चलो मैं हेल्प करता हूं। सबसे पहले जो खाना आपने सुबह खाया, फिर ये कपड़े जो आपने पहने हैं, चाहे कॉटन हो या कुछ और, आपकी किताबें, आपकी पेंसिल, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद। हाँ, आपने सही सुना, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। मतलब कार्बन हर जगह है, इट्स लिटरली एवरीवेयर। लेकिन अब आती है कहानी में असली ट्विस्ट। इतना सब कुछ कार्बन से बना है, पर अर्थ की क्रस्ट में कार्बन कितना है पता है? सिर्फ 0.02%। और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में सिर्फ 0.03%। सोचो जरा, इतना सा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना कम होकर भी कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसा क्या खास है इस एलिमेंट में? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम इन 5 पॉइंट्स के जरिए कार्बन के सारे राज खोलेंगे। हम समझेंगे इसकी 4 इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम, इसके शेयरिंग इज केयरिंग बॉन्ड के बारे में, इसकी 2 जबरदस्त सुपर पावर्स, और आखिर में डायमंड और ग्रेफाइट, जो हैं तो एक पर हैं कितने अलग। रेडी? लेट्स गो। तो शुरू करते हैं कार्बन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से। देखो, केमिस्ट्री में हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, राइट? लेकिन हमारे कार्बन के पास एक अजीब ही प्रॉब्लम है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहां हम कार्बन कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स से कंपेयर कर रहे हैं। देखो, आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कितने हाई हैं और उनके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितने स्ट्रांग हैं। लेकिन कार्बन कंपाउंड्स बिल्कुल उल्टा, लो मेल्टिंग पॉइंट्स, पुअर कंडक्टर्स। इसका मतलब साफ है, इनके बीच के फोर्सेस स्ट्रांग नहीं हैं। पर क्यों? जवाब छिपा है इसके स्ट्रक्चर में। देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसका मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब स्टेबल होने के लिए इसे 8 चाहिए, द फेमस ऑक्टेट रूल, याद है ना? तो अब कार्बन के पास 2 रास्ते हैं। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले या अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे। सिंपल, राइट? रॉन्ग। पहला ऑप्शन मुश्किल है, क्योंकि 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पाएंगे, होल्ड नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ऑप्शन, उसके लिए तो इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अब ये करेगा क्या? फंस गया बेचारा। तो फिर सोल्यूशन क्या है? व्हाट्स द वे आउट? और इसका सोल्यूशन है एकदम ब्रिलियंट। कार्बन ना इलेक्ट्रॉन्स लेता है ना देता है, ये करता है शेयरिंग। और इस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब सीधा सा है, शेयरिंग इज केयरिंग। जब 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लेने देने के बजाय आपस में शेयर करते हैं, एक पार्टनरशिप बनाते हैं, उससे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। टीम वर्क, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है हाइड्रोजन। देखो, दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक शेयर्ड पेयर बनाया और बन गया एक सिंगल बॉन्ड। दोनों खुश, दोनों स्टेबल। अब देखते हैं ऑक्सीजन को। यहां हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इससे बनता है एक डबल बॉन्ड। सिंपल। और अब एंट्री होती है हमारे हीरो कार्बन की। मीथेन यानी CH4 में देखो, एक कार्बन एटम अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करता है। एक परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड जहां सब स्टेबल हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने की इस अमेजिंग एबिलिटी से कार्बन को मिलती हैं 2 सुपर पावर्स। और इन्हीं सुपर पावर्स की वजह से कार्बन इतना वर्सेटाइल, इतना स्पेशल है। पहली सुपर पावर है कैटेनेशन। ये कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी है, जिसमें वो खुद के ही दूसरे एटम्स के साथ जुड़कर बहुत लंबी चेन्स बना सकता है। इट्स लाइक होल्डिंग हैंड्स विद इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। और इस सुपर पावर से ये क्या क्या बना सकता है? लंबी लंबी स्ट्रेट चेन्स, उन चेन्स में ब्रांचेस, और यहां तक कि गोल गोल रिंग्स। इट्स एग्जैक्टली लाइक प्लेइंग विद लेगो ब्लॉक्स। आप कुछ भी बना सकते हो। दूसरी सुपर पावर है टेट्रावेलेंसी। टेट्रा मतलब 4। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो समझो इसके पास 4 हाथ हैं। ये एक साथ 4 अलग अलग एटम्स से बॉन्ड बना सकता है। Isn't that amazing? और जब ये दोनों सुपर पावर्स, कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी, एक साथ काम करती हैं, तो कार्बन अलग अलग रूप ले सकता है। इन्हें हम कहते हैं एलोट्रोप्स। चलिए इसके 2 सबसे फेमस एलोट्रोप्स को देखते हैं। और ये देखिए, स्क्रीन पर है डायमंड और ग्रेफाइट।
दोनों, आई रिपीट, दोनों 100% प्योर कार्बन है, कुछ और नहीं है इनमें। लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क है एटम्स की अरेंजमेंट में, बिल्कुल अलग तरह से जुड़े हैं। और सिर्फ इस अरेंजमेंट के फर्क से इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। देखो, डायमंड जहां हर कार्बन एटम 4 दूसरे एटम से एक रिजिड 3D स्ट्रक्चर में जुड़ा है, वो दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। और दूसरी तरफ ग्राफाइट, जिसमें हेक्सागोनल लेयर्स हैं जो एक दूसरे पर स्लिप कर सकती हैं, वो इतना सॉफ्ट और स्लिपरी है, और हाँ, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू। देखा अरेंजमेंट का कमाल? तो सोचिए, इसी वर्सेटैलिटी की वजह से, इन्हीं सुपर पावर्स की वजह से केमिस्ट को अब तक कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स पता हैं। लाखों कंपाउंड्स, इतने ज्यादा कि बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स मिलाकर भी इसके आगे कुछ नहीं है। जस्ट वाओ। तो हमने देखा कि कार्बन की पूरी कहानी उसके कोवेलेंट बॉन्ड और उसकी 2 सुपर पावर्स पर टिकी है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल तो ये है कि अगर बॉन्डिंग ही सब कुछ है, तो आगे चलकर हम कार्बन के और कौन से अमेजिंग स्ट्रक्चर्स डिस्कवर करने वाले हैं? सोचिएगा जरूर। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो पिछली बार हमने कार्बन की 2 सुपर पावर्स देखी थी, टेट्रावैलेंसी और कैटनेशन, याद है ना? लेकिन कार्बन की कहानी वहां खत्म नहीं हुई। आज हम और भी गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर कार्बन कैसे और क्यों इतने लाखों कंपाउंड्स बनाता है जो हमारी पूरी दुनिया को शेप देते हैं। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कार्बन इतना फ्रेंडली है क्यों? ऐसा क्या है इस एलिमेंट में कि ये हर जगह मौजूद है? हमारे डीएनए से लेकर जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, सब में कार्बन है। इसके पीछे का राज क्या है? चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस कार्बन के मैजिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कार्बन एटम्स आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं। इनके जुड़ने के तरीके ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। ये सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकते हैं। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान से समझना। चलो आओ मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मान लो जैसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स से खेल रहे हैं। हम बना रहे हैं ईथेन, जिसका फॉर्मूला है C2H6। स्टेप 1 बिल्कुल सिंपल है। 2 कार्बन एटम्स लो और उन्हें एक सिंगल लाइन यानी एक सिंगल बॉन्ड से आपस में जोड़ दो। दैट्स इट, पहला स्टेप हो गया। अच्छा, अब जल्दी से बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? राइट, 4। मतलब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने ही बनाने हैं। अभी हमने सिर्फ एक बनाया है, तो हर कार्बन के 3-3 बॉन्ड अभी भी बाकी हैं। उन्हें सैटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल, हम बाकी सारी खाली जगहों पर हाइड्रोजन एटम्स लगा देंगे। देखो, अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। और लो, ये बन गया हमारा इथेन का कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं और हर हाइड्रोजन ने एक। सबके सब एटम स्टेबल हैं, सब खुश हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली क्या है? यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं। बस यही बात याद रखना। तो पिछली स्लाइड से ही हमारा अगला कॉन्सेप्ट जुड़ा है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जिन कंपाउंड्स में कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे हमारा ईथेन, उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, नॉट वेरी रिएक्टिव। लेकिन जिन कंपाउंड्स में एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, वो बन जाते हैं अनसैचुरेटेड, और ये काफी रिएक्टिव होते हैं। चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये है ईथीन, फॉर्मूला है C2H4। अब यहां सोचो, 2 कार्बन के पास शेयर करने के लिए टोटल सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन हैं। तो कार्बन अपनी 4 की वैलेंसी कैसे पूरी करेगा? उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो आपस में एक और बॉन्ड बना लेता है, यानी एक डबल बॉन्ड। और जैसे ही ये डबल बॉन्ड आया, इथीन क्या बन गया? एग्जैक्टली, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो अब हमने बॉन्डिंग के बेसिक्स तो समझ लिए। अब देखते हैं कि कार्बन जुड़ जुड़कर कैसे कैसे अमेजिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है। ये सिर्फ सीधी लाइन में नहीं जुड़ता, ये लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, पेड़ की डालियों की तरह ब्रांचेस निकाल सकता है, और यहां तक कि गोल गोल रिंग्स भी बना सकता है। बड़ी ही क्रिएटिव दुनिया है कार्बन। सबसे पहले सबसे सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं, एक स्ट्रेट चेन। इस टेबल में देखो, एक कार्बन एटम से मीथेन, 2 से ईथेन, 3 से प्रोपेन। जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, चेन लंबी होती जा रही है। इन सब में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसलिए इनकी पूरी फैमिली को हम एल्केन्स कहते हैं। अब यहां से असली मजा शुरू होता है। इमेजिन करो कि आपके पास 100 लेगो ब्लॉक्स हैं। आप उनसे एक कार भी बना सकते हो और एक घर भी। ब्लॉक्स उतने ही हैं,
पर चीज अलग बन गई। केमिस्ट्री में इसी कमाल के पजल को हम कहते हैं आइसोमर्स। ब्यूटेन का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर्मूला है C4H10। हम इन 4 कार्बन एटम्स को 2 अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। पहला, देखो लेफ्ट साइड पर हमने उन्हें एक सीधी लाइन में लगा दिया, सिंपल। दूसरा तरीका, राइट साइड पर देखो, हमने 3 कार्बन लाइन में रखे और चौथे वाले को बीच वाले से एक ब्रांच की तरह जोड़ दिया। फॉर्मूला दोनों का C4H10 ही है, लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो गया। तो इसी फिनोमेना को, जब कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर, उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और हाँ, ये याद रखना कि स्ट्रक्चर बदलने से इनकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी बहुत बदल जाती हैं। कार्बन सिर्फ चेन्स और ब्रांचेस ही नहीं बनाता, ये और भी स्मार्ट है। ये एटम्स आपस में ही घूमकर एक बंद स्ट्रक्चर यानी एक रिंग भी बना सकते हैं। देखो स्क्रीन पर, यह है साइक्लोहेक्सेन C6H12। यहां 6 कार्बन एटम्स ने हाथ पकड़कर एक परफेक्ट हेक्सागन बना लिया है। कितना सुंदर मॉलिक्यूल है ना? अब सोचो, अभी तक हमारी कार्बन की पार्टी में अकेले कार्बन और हाइड्रोजन थे। अब क्या होगा अगर इस पार्टी में कुछ नए स्पेशल गेस्ट्स आ जाएं? बस जैसे ही कोई नया गेस्ट आता है, पार्टी का पूरा माहौल बदल जाता है। यहीं से शुरू होती है फंक्शनल ग्रुप्स की कहानी। आपकी टेक्स्ट बुक में भी कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि कार्बन एक बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट है। ये सिर्फ हाइड्रोजन से ही नहीं बल्कि दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन जैसे हैलोजेंस के साथ भी बड़ी आसानी से बॉन्ड बना लेता है। तो सोचिए, एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और उसकी जगह मान लो एक ऑक्सीजन एटम लगा दिया। तो इस नए एलिमेंट को, जो हाइड्रोजन की जगह आया है, हम एक स्पेशल नाम देते हैं, हेटेरो एटम। वो अब उस कार्बन फैमिली का हिस्सा बन गया। और ये जो नए मेहमान यानी हेटेरो एटम्स हैं, ये अक्सर ग्रुप्स में आते हैं। इन्हीं ग्रुप्स को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। इन्हें फंक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके आने से कंपाउंड की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी, उसका पूरा फंक्शन ही बदल जाता है। ये ग्रुप ही उस कंपाउंड का कैरेक्टर डिसाइड करता है, चाहे कार्बन चेन कितनी भी लंबी या छोटी क्यों ना हो। ये टेबल सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना और याद करना है। इसमें कुछ सबसे कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चेन में OH ग्रुप लगा दिखे तो समझ जाना वो एक अल्कोहल है। अगर CHO ग्रुप है तो वो एल्डिहाइड है, और अगर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इन ग्रुप्स को पहचानना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला स्टेप है। ऑलराइट, तो अब हम फंक्शनल ग्रुप्स को पहचानना सीख गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एक ही फंक्शनल ग्रुप कैसे पूरी की पूरी फैमिली ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। जब एक ही फंक्शनल ग्रुप अलग अलग लेंथ के कार्बन चेन्स पर लगा होता है तो उस पूरी सीरीज को हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज, जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। देखो, इन सब में -OH फंक्शनल ग्रुप कॉमन है, बस कार्बन चेन 1, 2, 3 करके बढ़ती जा रही है। और क्योंकि सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग एक जैसी ही होती हैं, बिल्कुल एक ही परिवार के सदस्यों की तरह। तो सोचिए, कार्बन के इन सिंपल से रूल से सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड्स, चेन्स, ब्रांचेस, रिंग्स और फिर फंक्शनल ग्रुप्स के जुड़ने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स दुनिया बनती है। हर चीज इन्हीं रूल्स पर चलती है और यही सब चीजें मिलकर लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए, क्या कार्बन के इस अमेजिंग नेचर के बिना जैसा जीवन हम जानते हैं, क्या वो कभी संभव हो पाता? इस पर सोचना जरूर। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ये है हमारे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का पार्ट 3। पिछली क्लास में हमने कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में जाना था, राइट? आज हम उससे भी इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। हम कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज की दुनिया में डुबकी लगाएंगे और शुरुआत करेंगे एक ऐसे सवाल से जो आप रोज अपने घर में देखते हैं पर शायद कभी सोचा नहीं होगा। तो ये रही हमारी आज की मिस्ट्री। सोचो, किचन में गैस स्टोव ऑन करते हो तो फ्लेम निकलती है एकदम नीली, ब्लू कलर की, और जब बर्थडे केक पर मोमबत्ती जलाते हो तो उसकी फ्लेम होती है ब्राइट येलो। ऐसा क्यों? दोनों ही तो आग हैं, दोनों ही जल रही हैं, फिर उनके रंग में इतना फर्क क्यों? इसका जवाब दोस्तों कार्बन की अमेजिंग केमिस्ट्री में ही छिपा है। चलिए पता लगाते हैं। ओके, तो इस नीली और पीली फ्लेम की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें आग के साइंस को ही समझना पड़ेगा, और इस साइंस का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कंबशन। बहुत सिंपल भाषा में इसका मतलब है जलना, किसी भी चीज का जलना। तो कंबस्टन आखिर है क्या? देखो, ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बन का कोई भी कंपाउंड जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो जलने लगता है।
और इस प्रोसेस में वो ढेर सारी हीट यानी गर्मी और लाइट यानी रोशनी रिलीज करता है। और बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपके घर की एलपीजी गैस, गाड़ी का पेट्रोल, कोयला, ये सब कंबस्शन के ही एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब आते हैं मेन पॉइंट पर जो हमारी मिस्ट्री सॉल्व करेगा। फ्लेम का कलर इस बात पर डिपेंड करता है कि जो चीज़ जल रही है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड। याद है ना पिछले क्लास से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, एकदम स्टेबल, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं जो थोड़े रिएक्टिव होते हैं। तो अब देखो, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हमारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि आपके गैस स्टोव की एलपीजी, जब उन्हें पूरी ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है तो वो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, पूरी तरह। इसीलिए उनसे एक साफ नीली फ्लेम निकलती है जिसमें धुआं नहीं होता। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे मोमबत्ती का वैक्स, वो आसानी से पूरी तरह नहीं जल पाते। इस अधूरे यानी इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन के कुछ पार्टिकल्स बिना जले हवा में आ जाते हैं। यही गर्म पार्टिकल्स पीली रोशनी में चमकते हैं और हमें मिलती है एक पीली फ्लेम जिसके साथ काला धुआं भी निकलता है। सिंपल। और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने किचन में पक्का देखा होगा। अगर आपके बर्तन नीचे से काले हो रहे हैं तो समझ जाइए कि स्टोव में कुछ गड़बड़ है। उसके जो एयर होल्स हैं जहां से ऑक्सीजन आती है वो ब्लॉक हो गए हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से बेचारी एलपीजी भी पूरी तरह से जल नहीं पाती। रिजल्ट, इनकम्प्लीट कंबस्शन, फ्यूल की बर्बादी और बर्तन पर कालक यानी सूट। तो अगली बार बर्तन काले हों तो स्टोव को साफ कर लें। तो कंबस्शन की कहानी तो हमें समझ आ गई, लेकिन कार्बन की केमिकल दुनिया सिर्फ जलने जलाने तक ही नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। कार्बन कंपाउंड्स और भी कई तरह के बड़े इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। तो चलिए उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को भी समझ लेते हैं। पहला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। जैसा कि नाम से ही साफ है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। इस रिएक्शन में हम एक कार्बन कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं जिससे एक नया कंपाउंड बन जाता है। और जो सब्सटेंस ये ऑक्सीजन देने का काम करता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक तरह से ऑक्सीजन का डिलीवरी बॉय है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल यहाँ देखिए। हमारे पास है एथेनॉल, जो कि एक अल्कोहल है। जैसे ही हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, वो इस अल्कोहल में ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। और बस एक ऑक्सीजन एटम ऐड होते ही इसका पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। ये अल्कोहल से सीधा बन जाता है एथेनोइक एसिड। सोचो, सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम ने कितना बड़ा चेंज ला दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। इसके नाम में ही इसका काम छिपा है, ऐड करना। सोचो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ऐसी बस है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कुछ सीट्स खाली हैं। इस रिएक्शन में हम उन खाली सीट्स पर हाइड्रोजन एटम्स को बिठा देते हैं। रिजल्ट, बस फुल हो गई, यानी हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया सैचुरेटेड। पर इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए एक हेल्पर लगता है जिसे हम कैटलिस्ट कहते हैं, जैसे कि निकल। चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, हम स्टार्ट करते हैं एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ध्यान दो, कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड है। ये बॉन्ड इसे रिएक्टिव बनाता है। अब देखो जादू। स्टेप 2, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन आती है और इस डबल बॉन्ड पर अटैक करती है। वो एक्स्ट्रा बॉन्ड टूट जाता है और उसकी जगह दोनों कार्बन एटम्स एक एक हाइड्रोजन एटम को पकड़ लेते हैं और बस हो गया हमारा कंपाउंड स्टेबल और सैचुरेटेड। देखा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया। और ये सिर्फ थियोरी नहीं है, इसका रियल वर्ल्ड कनेक्शन आपके किचन में है। वेजिटेबल ऑयल्स जैसे सनफ्लावर ऑयल अनसैचुरेटेड होते हैं, इसलिए वो लिक्विड होते हैं। इसी एडिशन रिएक्शन, जिसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं, का यूज करके इंडस्ट्री में उन्हें सॉलिड वनस्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है। और हाँ, आपने सुना होगा कि अनसैचुरेटेड फैट्स वाले ऑयल्स हेल्दी होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी उन्हें आसानी से ब्रेक डाउन कर सकती है। हमारा आखिरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है म्यूजिकल चेयर्स का गेम सोचो। इस गेम में एक एटम दूसरा एटम को उसकी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। सिंपल रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूट करना। चलो इस गेम को एक्शन में देखते हैं। हमारा पहला प्लेयर है मीथेन यानी CH4। ये एक बहुत ही स्टेबल और शांत कंपाउंड है क्योंकि ये फुली सैचुरेटेड है, सारे बॉन्ड्स सिंगल है। अब गेम में एंट्री होती है क्लोरीन की।
सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन का एक एटम मीथेन के एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देता है, यानी हाइड्रोजन को बाहर निकालकर उसकी चेयर पर खुद बैठ जाता है। तो देखो, CH4 बन गया CH3Cl, और जो हाइड्रोजन निकला वो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ मिलकर HCl बना लेता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो अब तक हमने जनरल रिएक्शंस देखे। अब टाइम है कार्बन की दुनिया के दो स्टार प्लेयर्स से मिलने का, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ये दोनों कंपाउंड्स हमारी डेली लाइफ में और इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। चलिए पहले इथेनॉल को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो आइए मिलते हैं एथेनॉल से। इसका कॉमन नाम है अल्कोहल। ये वही केमिकल है जो सभी अल्कोहलिक ड्रिंक्स का मेन कंपोनेंट होता है, पर इसके काम और भी हैं। एथेनॉल एक फैंटास्टिक सॉल्वेंट है, मतलब ये बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इसीलिए ये टिंक्चर, आयोडीन जैसी दवाइयों और बहुत से कफ सिरप्स में यूज़ होता है। और हाँ, ये पानी में किसी भी प्रोपोर्शन में आसानी से घुल जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जान लो। एथेनॉल का एक जुड़वा भाई है जिसका नाम है मेथनॉल। नाम मिलता जुलता है, पर मेथनॉल बहुत ही ज़्यादा जहरीला है। इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी अगर कंज्यूम कर ली जाए तो इंसान की मौत हो सकती है, और अगर कोई बच भी गया तो वो हमेशा के लिए अंधा हो सकता है, क्योंकि मेथनॉल सीधा हमारी आंखों की ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है। इसीलिए इन दोनों के बीच का फर्क जानना लिटरली लाइफ सेविंग है। इस डेंजर से बचने के लिए जो एथेनॉल इंडस्ट्रीज या लैब्स में यूज होता है, उसे पीने लायक नहीं छोड़ा जाता, उसे डीनेचर कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि उसमें जानबूझकर मीथेनॉल जैसा जहर और एक नीला रंग मिला देते हैं, ताकि उसकी पहचान अलग से हो सके और कोई गलती से भी उसका गलत इस्तेमाल ना करे। वाओ, हमने कार्बन की केमिकल रिएक्शंस की दुनिया में काफ़ी कुछ सीख लिया है ना? कंबशन से लेकर सब्स्टिट्यूशन तक। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं, ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम फ्रेश हो जाएं। ये टेबल आपके लिए एक सुपर यूजफुल चीट शीट है। ये आपको याद दिलाता है कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के हिसाब से कार्बन कंपाउंड्स को कैसे नाम देते हैं। जैसे ही आप नाम के एंड में ऑल देखें, समझ जाइए अल्कोहल की बात हो रही है। एल मतलब एल्डिहाइड और ओएक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम से पहले इस टेबल को एक नज़र जरूर देख लेना, बहुत हेल्प मिले। और इसी के साथ हम आज के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर आते हैं। हमने देखा कि कार्बन कंपाउंड्स को जलाने से यानी कंबशन से हमें एनर्जी मिलती है। हमारी गाड़ियां, हमारे घर सब इसी एनर्जी से चलते हैं। लेकिन इसी कंबशन से पोल्यूशन भी तो होता है, जो हमारे प्लैनेट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसका सल्यूशन क्या है? हम अपनी एनर्जी की ज़रूरत कैसे पूरी करें बिना अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए? इस पर ज़रूर सोचना। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। पता है, आज हम केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले ना, जिसकी कहानी हर रोज, लिटरली हर रोज हमारे घरों में हमारे सामने चलती रहती है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं एक पजल से। एक सवाल है, जरा सोचो, आपके किचन में रखा हुआ सिरका यानी कि विनेगर और आपके बाथरूम में जो साबुन है, इन दोनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है ना? थोड़ा अजीब सवाल, बट ट्रस्ट मी, इसका जवाब आगे मिलने वाला है। तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए ना हमें सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन एसिड को समझना पड़ेगा, और यही से शुरू होता है हमारा सेक्शन 1, एक एसिड कई पहचान। तो बच्चों, मिलो हमारे आज के मेन हीरो से। इसका नाम है एथेनोइक एसिड। वैसे इसका एक और फेमस नाम है जिसे आप शायद जानते होंगे, एसिटिक एसिड। ये बिलोंग करता है एसिड्स की एक स्पेशल फैमिली से, जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। और पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है? आप इसे रोज देखते हो। जी हाँ, यही है सिरका यानी कि विनेगर। जब पानी के अंदर इस एसिड का सिर्फ 5 से 8% सोल्यूशन डाला जाता है ना, बस इतना सा, तो बन जाता है विनेगर। वही विनेगर जिसे हम अचार को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, एक और सुपर इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं? जब ये एसिड अपने बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है तो ठंडे इलाकों में सर्दियों के टाइम ये बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाता है। सच में। और पता है, इसी वजह से इसका एक कूल सा निकनेम भी है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल का मतलब ही होता है बर्फ जैसा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, एसिड का मीठा रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि ये एसिड कैसे एक जादू जैसा रिएक्शन करके मीठी मीठी खुशबुएं बनाता है। तो होता क्या है, जब हम इथेनोइक एसिड को एक अल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं तो एक नया केमिकल बनता है जिसका नाम है ईस्टर। और इन ईस्टर्स की खास बात क्या है? इनकी मीठी फ्रूटी सी स्मेल। आपने परफ्यूम्स में या कैंडीज में जो फ्रूटी फ्लेवर्स फील किए हैं ना, वो अक्सर इन्हीं ईस्टर्स की वजह से होते हैं। और इस स्पेशल रिएक्शन का एक प्रॉपर साइंटिफिक नाम भी है।
इसे कहते हैं एस्टरिफिकेशन। इसे याद रखना, क्योंकि यही वो रिएक्शन है जो बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और परफ्यूम्स के पीछे का सीक्रेट है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। जरा सोचो, क्या हो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, एक एल्कली की मदद से, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहीं से एंट्री होती है एक नए प्रोसेस की, जिसे कहते हैं सपोनिफिकेशन। ये एस्टरिफिकेशन का बिल्कुल ऑपोजिट, एकदम उल्टा रिएक्शन है। इनफैक्ट सपोनिफिकेशन का लिटरल मतलब ही है साबुन बनाना। तो मिल गया कनेक्शन। यही है वो सीक्रेट लिंक जो विनेगर को सोप से जोड़ता है। जब एस्टर उस एल्कली से रिएक्ट करता है तो वो वापस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सोडियम सॉल्ट बना देता है। और गेस करो ये सोडियम सॉल्ट क्या है? यही तो है हमारा सोप, यानी कि साबुन। अमेजिंग, राइट? तो आइए अब चलते हैं अपने सेक्शन 3 पर, साबुन का सफाई मैजिक। चलो, साबुन तो हमने बना लिया, पर कभी सोचा है ये काम कैसे करता है? कपड़ों से तेल और चिकनाई जैसे स्टबर्न स्टेन्स को ये साफ कैसे कर पाता है? चलिए इसके पीछे की साइंस को डीकोड करते हैं। देखो, इसका सारा सीक्रेट ना साबुन के एक छोटे से मॉलिक्यूल में छुपा है। इस मॉलिक्यूल को सोचो कि इसके दो अलग अलग चेहरे हैं। एक हिस्सा है हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ये पानी से दोस्ती करता है। और दूसरा हिस्सा है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक यानी ऑयल लविंग, इसकी दोस्ती तेल और गंदगी से। तो जब बहुत सारे ऐसे सोप मॉलिक्यूल्स पानी में जाते हैं तो ये सब एक टीम बना लेते हैं। ये मिलकर एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर, एक क्लस्टर बनाते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम है माइसेल। और ये माइसेल, समझ लो, एक जादुई जाल की तरह काम करता है, जो सारी चिकनाई और गंदगी को अपने अंदर फंसा लेता है। चलो इस पूरे क्लीनिंग एक्शन को ना स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, सोप के मॉलिक्यूल्स तेल वाली गंदगी को ढूंढ लेते हैं। फिर स्टेप 2, उनकी ऑयल लविंग टेल्स, जिनको पानी पसंद नहीं है, वो जाकर ऑयल से चिपक जाती हैं। स्टेप 3, अब सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर उस ऑयल के चारों तरफ एक गोला बना लेते हैं, वही माइसेल, और गंदगी को बीच में ट्रैप कर लेते हैं। और फाइनल स्टेप, माइसेल का जो वाटर लविंग हेड है वो पानी के साथ मिलकर बह जाता है और अपने साथ उस कैद की हुई गंदगी को भी बहा ले जाता है। एंड जस्ट लाइक दैट, सफाई हो गई। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, जब पानी हो हार्ड। आप सबने नोटिस किया होगा कि कभी कभी साबुन कितना भी रगड़ो, झाग बनता ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? चलो इसके पीछे का रीजन पता लगाते हैं। हाँ, सोचा है कभी कि साबुन झाग की जगह वो एक अजीब सा चिपचिपा दही जैसा सब्सटेंस क्यों बना देता है? उसी चीज को इंग्लिश में कहते हैं स्कम। तो इस पूरी प्रॉब्लम का जो मेन विलन है ना, वो है हार्ड वाटर, जिसे हम खारा पानी भी कहते हैं। बेसिकली कुछ जगहों के पानी में ना कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स डिसॉल्व हुए रहते हैं, और यही सॉल्ट्स पानी को हार्ड बना देते हैं। तो ये स्कम आखिर है क्या चीज? होता ये है कि जब साबुन हार्ड वाटर के उन्हीं कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से मिलता है तो वो रिएक्ट कर जाता है, और इस रिएक्शन से एक ऐसी चीज बनती है जो पानी में घुलती ही नहीं है। इसी को हम कहते हैं इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, यानी स्कम। और इसकी वजह से ना हमारा साबुन वेस्ट हो जाता है और सफाई वो तो ठीक से हो ही नहीं पाती। तो अब इस हार्ड वाटर की प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? वेल, उसके लिए आते हैं हम अपने फाइनल सेक्शन पर, सेक्शन 5, द सुपर सोल्यूशन। इस मुश्किल से लड़ने के लिए साइंस ने हमें एक कमाल का सोल्यूशन दिया है, और वो सोल्यूशन है डिटर्जेंट्स। हाँ, डिटर्जेंट्स भी सफाई ही करते हैं, पर उनका केमिकल मेकअप साबुन से अलग होता है। ये आमतौर पर सल्फ्योनिक एसिड्स के सोडियम सॉल्ट्स या फिर अमोनियम सॉल्ट से बनते हैं, और इनकी सुपर पावर ये है कि इनके मॉलिक्यूल्स हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट करके वो चिपचिपा स्कम बनाते ही नहीं। तो अब आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हार्ड वाटर में सोप बेचारा कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करके स्कम बना देता है और फेल हो जाता है, लेकिन डिटर्जेंट वो इन सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, इसलिए कोई स्कम नहीं बनता और वो अपना काम यानी सफाई आराम से करता रहता है। सिंपल। और बस यही रीजन है कि आजकल आप मार्केट में जो शैम्पूज देखते हैं या कपड़े धोने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनमें से ज्यादातर डिटर्जेंट्स ही होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये हर तरह के पानी में इफेक्टिव रहते हैं। ओके, तो चलो इससे पहले कि हम रैप अप करें, आज के लेसन के की टेकअवेज को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, विनेगर यानी एथेनोइक एसिड एस्ट्रिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन के जरिए सोप से कनेक्टेड है। दूसरा पॉइंट, सोप के मॉलिक्यूल्स माइसेल्स बनाते हैं जो तेल वाली गंदगी को ट्रैप करके निकाल देते हैं।
तीसरा, हार्ड वाटर में साबुन स्कम बनाता है, इसलिए इनइफेक्टिव हो जाता है। और चौथा और आखिरी पॉइंट, डिटर्जेंट्स इसीलिए बनाए गए ताकि हार्ड वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो अब आपके लिए एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा होमवर्क है। हम हर दिन केमिस्ट्री से घिरे रहते हैं। अब आपको सोचना है कि आपके घर में और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके पीछे ऐसी ही कोई कूल साइंस छिपी हुई है। थोड़ा दिमाग लगाओ, अपने आसपास देखो और साइंस को डिस्कवर करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।